ने देखा कि चित्रलेखा माही की शक्ल वाली लड़की को देख मुस्कुरा रही है। ये देख वो असमंजस की स्थिति में ही था कि तभी माही की शक्ल वाली वो भूतनी चित्रलेखा की ओर बढ़ने लगी। चेतन कुछ समझ या कर पाता उससे पहले ही वो भूतनी चित्रलेखा के शरीर के आर पार हो गई, जैसे कि कोई धुआं हो। ये देखकर चेतन को अब यकीन हो गया था कि वो वास्तव में कोई चुड़ैल या भूतनी ही है और चित्रलेखा उसे नहीं देख रही थी, बल्कि वो तो भगवान की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। चित्रलेखा सीढ़ियों से उतरी और मंदिर के पीछे स्थित नगर स्त्री की हवेली की ओर बढ़ गई। वहीं दूसरी ओर वो भूतनी अब वहां से गायब थी। सूरज की लालिमा धीरे धीरे फैलने लगी थी। चेतन को अब समझ में आने लगा था। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, यानी कि मैं गलत समझ रहा था। चित्रलेखा उस भूतनी को नहीं देख पा रही है, वो तो उसे दिखाई ही नहीं दे रही है। ये वाकई में एक भूतनी है जिसने पहले चित्रलेखा की शक्ल ली और फिर माही की। लेकिन उस भूतनी ने माही की शक्ल क्यों ली? उसका क्या कनेक्शन हो सकता है माही से? चित्रलेखा तो प्रेजेंट में खूनी वधू बन चुकी है, तो हो सकता है कि इस भूतनी ने उसकी शक्ल ली। लेकिन माही क्यों है इन सब में? पहले वीर सिंह के पास ही मुझे वो चित्रलेखा किताब मिली, फिर वीर सिंह के पिता ने खूनी वधू को वश में करने की कोशिश की जिसमें उसकी जान चली गई, और अब यहाँ मेरे पास्ट में मुझे फिर से एक भूतनी, एक खूनी वधू मिली और उसने माही की शक्ल ले रखी है। क्या हो सकता है आखिर इन सब का मतलब? चेतन अभी अपने सवालों के बीच उलझा हुआ था। तभी नगर के लोग उसे वहां से जाते हुए दिखाई दिए। वो लोग जमींदार की अर्थी को लेकर शमशान घाट की तरफ जा रहे थे। चेतन भी उनके पीछे चला गया। भीड़ में चल रहे एक आदमी ने कहा, पता नहीं कैसे हमारे नगर में वो भूतनी आ गई है। हमारे नगर में तो कभी कोई डायन चुड़ैल नहीं आई थी, फिर अचानक ही कैसे हुआ ये? उस आदमी की बात का जवाब देते हुए एक बूढ़े आदमी ने कहा, पहली बार नहीं हुआ है ये बेटा। इससे पहले भी एक बार किसी भूतनी ने ऐसे ही एक व्यक्ति की जान ली थी, लेकिन उस समय उस भूतनी को काबू में कर लिया गया था। बूढ़े आदमी की बात सुन वो आदमी घबरा गया और बोला, तो क्या वो भूतनी लौट आई है और उसने ही हमारे मालिक की जान ली? जवाब देते हुए पहले ने बोला, हाँ हो सकता है, लेकिन पुजारी जी ने अपने तांत्रिक मित्र को बुलाया है, वो भी शमशान घाट आ रहे हैं। कुछ ही देर में सभी लोग शमशान घाट पर पहुंच गए। वहां पहले से कुछ लोग तांत्रिक और पुजारी जी को घेरे खड़े थे। जमींदार की अर्थी वहां आते ही उसकी लाश को चिता के ऊपर रखा गया तो तांत्रिक ने आगे बढ़कर उसकी लाश को देखा और तेज आवाज में बोला, अनर्थ, अनर्थ होने वाला है इस नगर में। वो लौट आई है, आजाद हो गई है वो। इस आदमी को ऐसे मुक्ति नहीं मिलेगी। ये कहते हुए तांत्रिक ने अपने झोले से कुछ निकाला और फिर आंखें बंद करके कुछ मन ही मन बुदबुदाया और जमींदार की लाश के ऊपर डाल दिया और बोला, अब करो इसका अंतिम संस्कार। तांत्रिक के कहते ही एक आदमी ने कहा, जमींदार बाबू की पहली पत्नी तो कई साल पहले ही उनके बेटे को लेकर भाग गई और वो चित्रलेखा अब उनकी पत्नी रही नहीं, फिर कौन करेगा अंतिम संस्कार उनका? सारे लोग एक दूसरे की शक्लें देख रहे थे। तभी वहां हर्षवर्धन आगे आया और बोला, मैं मालिक का अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार हूं। मैं हमेशा से मालिक के साथ रहा हूं, तो उनके अंतिम समय में भी मैं उनके साथ हूं। हर्षवर्धन को जमींदार का अंतिम संस्कार करते देख चेतन ने कहा, यह हर्षवर्धन का आखिर माजरा क्या है? चेतन जहां सारी चीजों को समझने की कोशिश कर रहा था, वहीं जमींदार की चिता जलने लगी तो सारे लोग तांत्रिक को घेर कर खड़े हो गए। भीड़ से ही एक आदमी बोला, तांत्रिक महाराज, आप ही कोई उपाय बता दीजिए कि आखिर हम लोग क्या करें। जब वो चुड़ैल मालिक को मार सकती है तो वो किसी को भी मार सकती है। तांत्रिक अपने हाथ हवा में लहराते हुए बोला, शांत हो जाओ। जमींदार की लाश को देखने से पता चल रहा है
कि उसकी जान किसी अमूची भूतनी ने ली है। वहां खड़े लोग तांत्रिक की बात सुन एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। एक आदमी लड़खड़ाती आवाज में बोला, अमूची भूतनी, इसका क्या मतलब तांत्रिक बाबा? तांत्रिक लोगों को समझाते हुए बोला, हमारी बात को ध्यान से सुनो। आत्माएं और भूत कई तरह के होते हैं। कुछ अच्छे होते हैं तो कुछ बुरे भी होते हैं। अच्छी आत्माएं कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन बुरी आत्माएं नुकसान पहुंचा सकती है। अमुची वो भूतनी है जो अतृप्त होती है। अपने जीवन काल में यदि किसी इंसान की कोई इच्छा अधूरी रह जाए और उसकी अकाल मृत्यु हो जाए तो वो इंसान अतृप्त रह जाता है और उसकी आत्मा भटकने लगती है। तांत्रिक की बात सुन भीड़ से एक आदमी निकलकर बोला, तो क्या ये अमूची किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है? तांत्रिक ने आसमान की तरफ देखते हुए गंभीर स्वर में कहा, नहीं, वो किसे मारेगी या किसे नुकसान पहुंचाएगी ये कोई नहीं बता सकता। अमूची जब सक्रिय होती है तो उसे किसी न किसी शरीर की आवश्यकता होती है। वो किसी के शरीर को अपनाकर फिर अपना काम पूरा करती है। तभी भीड़ से एक आदमी ने घबराते हुए पूछा, बाबा, तो क्या वो भूतनी जिसका शरीर लेती है उसे चुराती है या फिर उस इंसान से पूछकर लेती है उसका शरीर? तांत्रिक जलती हुई चिता की तरफ मुड़ा और अपनी आंखें बंद कर तेज आवाज में बोला, इस नगर से कोई ना कोई तो गायब हुआ है। उस भूतनी ने जमींदार को मारा है। इसका अर्थ ये है कि उस भूतनी ने अपने आसपास से ही किसी के शरीर को अपनाया है और फिर अपना शिकार बनाया है। वो भूतनी बहुत ताकतवर है और उसे हरा पाना या वश में करना आसान नहीं है। कोई है जो यहां से गायब है? ढूंढो कौन है जो नहीं है। पता करो कौन है जो छिपा है। सामने लाओ, तभी सच सामने आएगा। तांत्रिक की बात सुनकर सभी लोगों के चेहरे पर डर और चिंता की लकीरें फैल गई। सभी आपस में बातें करने लगे कि कौन है जो फूलपुर नगर से गायब है, कौन है जिसके शरीर पर कब्जा किया है उस भूतनी ने। जहां सारे लोग इस अचानक आई मुसीबत को लेकर परेशान हो रहे थे, वहीं चेतन के मन में कई सवाल जन्म ले रहे थे। उसने खुद से कहा, ये तांत्रिक जो कह रहा है उसका मेरे प्रेजेंट के खूनी वधू से कोई सा भी कनेक्शन नहीं जुड़ा है, सिवाय इसके कि उस भूतनी ने दुल्हन का जोड़ा पहना था और वो माही की शक्ल में थी। कोई है इस नगर में जो गायब है और तांत्रिक के अनुसार उसी के शरीर में मौजूद है वो भूतनी। तो क्या कोई मेरे भूतकाल में ऐसा है जिसकी शक्ल माही से मिलती है, ठीक वैसे ही जैसे मेरी हर्षवर्धन से मिलती है? कौन है यहाँ जो माही का हम शक्ल है? ये चीजें सुलझने की जगह उलझती जा रही है। मुझे सच का पता जल्द से जल्द लगाना होगा। मेरे पास में मेरे प्यार की शक्ल में एक भूतनी घूम रही है। ये बहुत ही अजीब है। देखते ही देखते नगर भर में ये बात फैला दी गई कि जिससे भी कोई खबर मिले वो आकर तुरंत ही पुजारी को बताए। लेकिन शाम होने तक किसी को कोई खबर नहीं मिली। चेतन भी किसी न किसी के पीछे लगकर सच को जानने की कोशिश में लगा हुआ था, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चल पाया। अंधेरा हो चुका था और काल भैरव मंदिर में भी संध्या आरती खत्म हो चुकी थी। चेतन भी मंदिर के पीछे चला गया। वहां जाते ही उसकी नजर नगर स्त्री की हवेली पर पड़ी तो उसे चित्रलेखा का ख्याल आया। उसने सोचते हुए कहा, इन सब में मैं चित्रलेखा और हर्षवर्धन को तो भूल ही गया। उस वक्त भी जमींदार के अंतिम संस्कार के बाद हर्षवर्धन अचानक ही वहां से गायब हो गया था और इधर चित्रलेखा के बारे में भी मुझे कुछ पता नहीं चल पा रहा है। और अब माही की शक्ल में भूतनी, नहीं, बहुत कुछ है जो अब तक अनसुलझा है और एक के बाद एक नए सवाल खड़े होते जा रहे हैं। चेतन ये सोचता हुआ हवेली के पीछे के हिस्से की तरफ आया ही था कि तभी उसे हवेली के पीछे के दरवाजे से बगीचे में जाती चित्रलेखा दिखाई दी। मशाल की हल्की रोशनी में चित्रलेखा को उसने पहचान तो लिया, लेकिन चित्रलेखा ने
अपने दुपट्टे से अपना चेहरा छुपा रखा था। उसे ऐसे देख चेतन हैरानी के साथ खुद से बोला, आखिर चित्रलेखा इतनी रात को बगीचे में क्यों जा रही है, वो भी अपना चेहरा छुपाए। ये सोच वो भी तुरंत ही चित्रलेखा की ओर गया, लेकिन अंधेरा अधिक होने के कारण वो आगे नहीं देख पा रहा था और वो उस बड़े से बगीचे में चित्रलेखा को खोजने लग गया। वो बगीचे में आगे बढ़ रहा था, तभी उसे किसी के फुसफुसाने की आवाज आई तो वो उस आवाज की दिशा में बढ़ा। अंधेरे में देखने पर उसे कुछ दूरी पर चित्रलेखा खड़ी नजर आई, जिसके पास कोई आदमी खड़ा था। चेतन उस आदमी की शक्ल ठीक से नहीं देख पा रहा था। उसने अपने आप से कहा, ये चित्रलेखा किससे बात कर रही है, मुझे जल्दी से वहां जाकर देखना होगा। चेतन उस तरफ बढ़ा, लेकिन वहां जाने के रास्ते पर ढेर सारी कटीली झाड़ियां लगी थी, जिसे गायब हुआ चेतन पार नहीं कर पा रहा था और चित्रलेखा और उस आदमी की बात उसे सुनाई नहीं दे पा रही थी। चेतन ने परेशानी से कहा, ये क्या मुसीबत है, मैं गायब हूं तो भी इन कटीली झाड़ियों को पार नहीं कर पा रहा। कालदूत ने मुझे गायब किया है तो उड़ने की पावर भी दे देता ना, अब मुझे दूसरी ओर से जाना होगा। ये सोच चेतन दूसरी ओर से भागते हुए जैसे ही चित्रलेखा और उस आदमी के पास पहुंचा, उसने सुना कि वो आदमी कह रहा था, और यही कड़वी सच्चाई है हर्षवर्धन की, अब आगे तुम्हारी मर्जी चित्रलेखा। चित्रलेखा से ये कह वो आदमी वहां से जाने लगा। चेतन हैरान होते हुए खुद से बोला, ये कौन था और इसने चित्रलेखा को हर्षवर्धन की कौन सी कड़वी सच्चाई बताई? कौन है ये आदमी? देखना चाहिए मुझे, शायद मैं हर्षवर्धन के बारे में पता कर सकूं। ये सोच चेतन तेजी से उस बगीचे से निकलकर उस आदमी के पीछे जाने लगा। अंधेरा बहुत था, वो रहस्यमय आदमी तेजी से चला जा रहा था। चेतन भी उसके ठीक पीछे ही था। तभी अचानक चेतन के कानों में पायलों की आवाज आई। यह आवाज लगातार तेज होते जा रही थी। उसने अपने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। सिर्फ वो रहस्यमयी आदमी चला जा रहा था, जैसे कि उसे कहीं पहुंचने की बहुत जल्दी हो। पर पायलों की आवाज उसे सुनाई दे रही थी या नहीं, ये चेतन नहीं समझ पा रहा था। अचानक ही हवा में रात रानी की तेज खुशबू फैलने लगी तो चेतन का दिमाग घूम गया। उसके कदम रुक गए और वो बेचैनी से बोला, रात रानी की खुशबू फिर से? क्या वो आसपास है? कल रात भी यही खुशबू थी जब माही की शक्ल में वो भूतनी मंदिर के पास जा रही थी, और आज भी वही खुशबू, वही पायलों की छन छन। क्या वो आसपास है? क्या वो फिर से शिकार पर निकली है? लेकिन उसके सामने तो मैं कल भी था, पर उसने मुझे कुछ नहीं किया। वो मुझे अंगूठी के बावजूद देख पा रही थी, इसका मतलब वो मुझे देखकर भी नहीं कुछ कर रही। पर क्यों? चित्रलेखा ने भी खूनी वधू के रूप में मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया था, और अब मेरे पास में भी ये भूतनी मुझे कुछ नहीं कर रही। तो फिर आज की रात किसकी जान खतरे में हो सकती है? चेतन सोचते सोचते ये भूल चुका था कि वो किसी का पीछा कर रहा था, लेकिन अचानक ही उसे कुछ ध्यान आया तो वो चौंकते हुए बोला, कहीं ये भूतनी उसी आदमी के पीछे तो नहीं है जो अभी अभी चित्रलेखा से मिलकर गया है? ओह नो, यानी उस आदमी की जान खतरे में है। पर मैं क्या करूं? मैं कैसे बचा सकता हूं उस आदमी को? मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। क्या करूं मैं? कैसे बचाऊं उस आदमी को? या बस देखो हमेशा की तरह? किस मुसीबत में आ फंसा हूं मैं, चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा। चेतन उस आदमी का पीछा नहीं कर पाया तो वो पायलों की आवाजों को सुन उसी दिशा में आगे बढ़ गया। रात के सन्नाटे में कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। तभी चेतन को कुछ दूरी पर किसी की परछाई नजर आई। वो भागकर उसकी ओर गया। गली के एक छोर पर मौजूद एक घर के बाहर जले एक मशाल की रोशनी में उसे वो आदमी नजर आया तो चेतन ने कहा, ये तो वही आदमी लग रहा है जो चित्रलेखा से मिलने आया था, लेकिन ये है कौन? इसकी शक्ल ही नहीं दिख रही मुझे। चेतन अभी ये सब सोच ही रहा था कि उसी वक्त उसकी नजर उस आदमी से हटकर दूसरी ओर गई, जहां एक औरत लाल जोड़े में उसी आदमी की ओर आ रही थी। वो आदमी चुपचाप से अपनी जगह पर खड़ा था
और वो औरत भी उसके पास आकर खड़ी हो गई। चेतन ने देखा तो वो उसे पहचानते हुए बोला, ये तो माही की शक्ल वाली भूतनी है। क्या ये उस आदमी को मारने वाली है? नहीं, मैं क्या करूं? चेतन परेशानी से उन दोनों की तरफ भागा, लेकिन अगले ही पल वो रुक गया। वो आदमी आगे बढ़ा और उसने उस भूतनी को अपने गले से लगा लिया। कौन है यह आदमी जो भूतनी के गले लग रहा है? क्या है भूतनी का रहस्य? कौन सा सच आने वाला है अब सामने? जानने के लिए सुनते रहिए खूनी वधू, सिर्फ